एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली ये 12th का पार्ट है। 12th के पार्ट में जो है ये 11th चैप्टर है। 11th इस यूनिट में जो है बायोटेक्नोलॉजी, इस यूनिट में 2 चैप्टर आते हैं। पहला जो चैप्टर है उस प्रिंसिपल है कि सिद्धांत क्या है बायोटेक्नोलॉजी का। दूसरा क्या है, एप्लीकेशन है कि इसका यूज किस चीज़ में हो रहा है, इसका यूज क्या है। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का हम वेटेज देखें अगर नीट में, तो इससे 10 से 12 क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि 40 से 48 नंबर के सिर्फ 2 चैप्टर से ही आते हैं और आसान चैप्टर है, काफ़ी ईजी है और ऐसा नहीं कोई तीर मारने वाली चीज़ है। 2 चैप्टर है, आसान है, ईजी है, वेटेज है। 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को मिला दे तो 10 क्वेश्चन, यानी कि सिर्फ 2 चैप्टर से काफ़ी ईजी है। तो हम स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का वेटेज जो है 10 से 12 क्वेश्चन है, हमें तो जान चुके। इसके चैप्टर ख़त्म करने के बाद जो है हम इसके PYQ भी करेंगे। PYQ भी करेंगे, उसके साथ साथ देखेंगे कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हैं किस कॉन्सेप्ट, किसके बेसिस, किस कॉन्सेप्ट कहाँ से किसके बेसिस पे आए हैं। तो हम उस चैप्टर ख़त्म होने की बात करेंगे, यह अपने बोर्ड पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे पुराने ज़माने के टाइम पे अगर देखा जाए तो जैसे लोग गांव में, सिटी शहर में तो नहीं होता उतना, लेकिन गांव में हम मैक्सिमम टाइम में हर एक घर में, हर एक फैमिली में, हर एक मेंबर ये चीज़ देखते हैं, कॉमन होता है कि भैंस, गाय, बकरी पालना, ये सब हर एक गांव में जो होता है, ये सब प्रक्रियाएं होती है। सिटी शहर में इतना नहीं होता, लेकिन गांव में होता है। तो गांव में जो होता था पहले कि दूध निकालते थे, दूध को पकाते थे, दूध को दही बनाते थे, दही से फिर उसको मट्ठा बनाते थे, उसमें से घी निकालते थे, फिर घी को खा जाते थे, मट्ठे को बांटते थे। तो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया थी उसमें हम लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज करते थे। लाइव ऑर्गेनिज्म क्या थे, वो लैक्टोबैसिलस थे। जब हम दूध को पका देते थे, दूध को दही बनाना होता था, तो उसमें हम करते क्या थे कि जो पुराना वाला जो दही होता था, जब उसको मट्ठा बनाने से पहले उसमें से थोड़ा सा पार्ट उसका निकाल लेते हैं, जिसको बोलते हैं इनोकुलम। इनोकुलम ये एक डोज की तरह होता है, जैसे कोई भी डोज है किसी में भी दिया जाता है, तो उस डोज कहेंगे, या इसको इससे अच्छा कहने का तरीका है कि इनोकुलम। इनोकुलम थोड़ा सा निकाल लेते थे और उसको जो है न्यू वाली मिल्क में उसको डाल दिया जाता था। तो उसमें होते क्या थे, बैक्टीरिया होते थे, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता था, उसको फिर उसको फर्मेंटेट कर देते थे, यानी कि उसको ये कह सकते हैं कि विटामिन B12 उसमें होती है, उसको एक्यूमुलेट कर देती हैं, इसको धक्का जमा देते हैं, उसको दही बना देती हैं। लैक्टोबैसिलस के आज के टाइम पे क्या है कि लैक्टोबैसिलस के अलग अलग स्पीसीज हैं। अगर अलग अलग स्पीसीज की हम वेराइटी अगर उसमें यूज़ करें तो दही के जो है अलग अलग फ्लेवर बन सकते हैं। लोग ऐसा करते भी हैं, मार्केट में भी बेचते हैं। गांव वाली अगर दही खाएंगे आप तो उसमें बहुत खट्टापन है, खटरूसपन आएगा, लेकिन मार्केट वाली जो दही आती है उसमें खट्टेपन की आपकी एहसास नहीं होगा कि ये खट्टा है। तो एक ये बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है सिटी शहर और गाँव। इस चीज़ से आप देख सकते हैं कि लैक्टोबैसिलस के जो अलग अलग स्पीसीज हैं वो अलग अलग यूज़ करेंगे तो अलग अलग दही बनेगा, अलग अलग फ्लेवर आएगा, अलग अलग टेस्ट आएगा। ये थी पुराने ज़माने की प्रक्रिया, प्रथा, जिसमें हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसका स्टडी करते थे। आज की जो बायोटेक्नोलॉजी है, टुडे बायोटेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कही जाती है, इसके अंतर्गत हम DNA की छेड़छाड़ को करना सीख गए हैं। जैसे कि वैक्सीन को बनाना, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सब चीज़ें, एंटीबायोटिक्स का बनाना, ये सब चीज़ें हम सीख गए हैं। तो हम NCERT में सेकंड टर्म जो दी है वो टुडे बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस पे दी गई। टुडे बायोटेक्नोलॉजी यानी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है कि इसमें हम जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी देखें, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें करते क्या है कि मेल से और फीमेल से दोनों से गैमेट निकाल लिया जाता है। मेल से स्पर्म और फीमेल से ओम को कलेक्ट करके बाहर जो होता है, यानी कि बॉडी से बाहर यानी टेस्ट ट्यूब में हम उनको फर्टिलाइज कराते हैं। फर्टिलाइज कराने के बाद 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8, 8 से 16 सेल की अवस्था में हम उसको डेवलप कराते हैं। अलग अलग सेल्स में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे कि
8 से 16 सेल की अवस्था में अगर हम उसको ट्रांसफर करते हैं वेजाइनल के अंदर तो हम यूट्रस में करते हैं। 4 से 6 7 8 तक करते हैं तो हम उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। ये एक था। दूसरा था डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन यानी वैक्सीन को बनाना। वैक्सीन कैसे बनाते हैं? जैसे मान लीजिए कि वैक्सीन हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई सांप की प्रजाति है, एंटीवेनम जो हम बनाते हैं, हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़े कि एंटीवेनम जो है एक उसमें वैक्सीन बनाते हैं तो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि बाहर से जो चीज़ दी जाती है, बनी बनाई चीज़ जो अगर ह्यूमन को अंदर दी जाती है ठीक करने के लिए तो होती है पैसिव इम्यूनिटी। और जो अंदर खुद बनती है नेचुरल बॉडी के अंदर उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। वो स्लो होती है बट लॉन्ग टाइम में बनती है, मेमोरी बेस होती है, उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और बनी बनाई अगर कोई चीज़ किसी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि वो बनी बनाई पहले से चीज़ है, बस उसको तुरंत एक्टिवेट होना है, फास्ट काम करती है, तुरंत एक्टिवेट करके उसको तुरंत खत्म कर देती है। वैक्सीन कैसे बनती है? वैक्सीन का प्रोसेस जो होता है, जैसे कि कोई कोबरा है, कोई सांप है, उससे हम उसके केमिकल्स को लिए, केमिकल्स को निकाला और उसको हम बड़े जानवरों में इंजेक्ट करते हैं, छोटे जानवरों में इंजेक्ट नहीं करते हैं। उस केमिकल को बड़े जानवरों में इंजेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि जब तक उन बॉडी में जो होता है इन्फेक्ट करने के चांसेस, मतलब इन्फेक्ट करता है, तब तक उनके बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है। लेकिन ऐसा छोटे जानवरों में नहीं होता है। छोटे जानवरों में होता क्या है, क्योंकि बॉडी छोटी होती है, जो अफेक्ट पूरी तरीके से कर देता है, क्योंकि बॉडी छोटी है, जब तक अफेक्ट करेगा तब तक अफेक्ट कर देता है, तो बाद में जो होती है एंटीबॉडी इसमें स्लो प्रोसेस में होती है, एंटीबॉडी बाद में बनती है, तब तक ये पूरा उसको अफेक्ट कर देता है, यानी कि इन्फेक्ट कर देता है, यानी कि इसका पॉइजन जो होता है फैल जाता है, उनके अंदर एंटीबॉडी नहीं बन पाती है, तब तक इसको खत्म कर देता है। इसलिए जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें बनाते हैं, हम बड़े जानवरों में करते हैं। बड़े जानवरों में इसलिए करते हैं क्योंकि जो ये बनाने की प्रक्रिया है, जब तक उनको इन्फेक्ट करेगा, यानी कि अपना जहर, अपना असर जब तक उनमें दिखाएगा, तब तक उसके अगेंस्ट जो होती है उनमें एंटीबॉडी बन जाती है। उस एंटीबॉडी को कलेक्ट करते हैं, फिर अलग अलग प्रयोग करते हैं, उससे वैक्सीन को बनाते हैं, फिर इंजेक्ट करके प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। ये है वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन। ये क्या नाम है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। और एक इनमें जो है एक डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये 3 जो हो गए। और थर्ड जो बायोटेक्नोलॉजी है, यानी कि यूरोपियन फेडरेशन के अनुसार जो होता है ईएफबी, यानी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ईएफबी के अनुसार, ईएफबी के अनुसार क्या होती हैं, बेसिकली कहें तो इसके अंतर्गत जो होती हैं प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, जितने भी बैक्टीरिया हैं सबको जोड़ते हैं। जैसे कहें कि प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में अगर हम एंटी एजिंग प्रॉपर्टी केमिकल्स निकालते हैं, अलग अलग केमिकल्स निकालते हैं, उनको देखते हैं, फिर इसको ह्यूमन वेलफेयर से जोड़ते हैं कि इनके प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं, इनके बनने के बाद जो होते हैं प्रोडक्ट ह्यूमन वेलफेयर में इनका यूज़ क्या है, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, प्लांट को सबको निकाल करके आपस में जोड़ते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है उसको सर्विस में, यानी प्रोडक्ट ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। ये है ईएफबी, यानी अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार आता है, यानी कि लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार ये वाली थर्ड बायोटेक्नोलॉजी है। तो हम एक कर तो पढ़ चुके हैं, अब देख लेते हैं कि ये करते क्या है, बेसिकली होते क्या है। जो बायोटेक्नोलॉजी होती है थर्ड पार्ट में, फर्स्ट एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट में ये सब दी हुई, फर्स्ट पेज में दी हुई है। ईएफबी के अनुसार क्या आता है, टुडे बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार क्या आता है, अकॉर्डिंग टू ईएफबी के अनुसार क्या आता है। तो मैंने नोट्स किए हुए हैं कुछ, अब इनको देख लेते हैं कि होते क्या हैं। मैंने एक बार तो रीड तो करा दिया है, फिर इसके बाद देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। जैसे हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या है, टेक्निक यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स। इसमें एंजाइम्स और ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, जिसमें मैंने अभी बताया कि लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होती है, दूध से दही बनाने की में काम आता है। ये एक इनोकुलम की तरह काम करते हैं, और उसमें पुराने वाले दही थोड़ा सा निकाल करके न्यू वाले दूध में मिला देते हैं, जिससे उसको फर्मेंट करके, यानी कि फिर से उसको बना देता है दही।
from organism to produce products and process useful of the human। बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी काम करते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि जो भी चीज़ बनाते हैं यूजफुल बनाते हैं, ऐसा कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है, कोई भी चीज़ नहीं बनाएगी जो यूजफुल ना हो। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी साइंस है जिसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर करेंगे तो बहुत अच्छा कर जाएंगे, नहीं करेंगे भी तो बहुत ख़राब भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि बहुत ख़राब क्या हो सकता है। सेकेंड जो है ये टुडे बायोटेक्नोलॉजी यानी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सपोज दैट कि ये फीमेल गैमेट मेल गैमेट है, स्पर्म एक ओवम है। इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी में, टेस्ट ट्यूब के अंदर मेल एंड फीमेल को, दोनों को फर्टिलाइज करा करके, और इसको हम बाद में जो है 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 5 सेल, 8 सेल, 9 सेल, 10 सेल जो भी है, इसको हम इंजेक्ट करते हैं कहाँ पे? वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर। नंबर ऑफ सेल अगर कम है तो हम इनको यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, और 8 से 16 सेल है तो हम इनको यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होती है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद अभी तो 2 लेक्चर बचे हैं, उसके 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पहले हम जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो PYQ आए हुए हैं तो उनको कराएंगे, उनको देखेंगे कि PYQ किस बेसिस पे, किस कॉन्सेप्ट पे आए हैं। जो थर्ड बायोटेक्नोलॉजी है हमारी EFP, यानी कि ये फुल फॉर्म भी पूछता है अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें इसकी डिफिनेशन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस यानी इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। नेचुरल साइंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स ऑफ देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग। मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर एंड देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वही बात है कि प्लांट एनिमल्स से जो भी चीज़ हम निकालते हैं, जैसे एंटी एजिंग केमिकल्स हो गए, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी कोई भी चीज़ हो गई, उसको निकाल करके फिर देखते हैं, फिर ह्यूमन उसको इंजेक्ट करते हैं, फिर उसको देखते हैं कि इसका इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए आगे कोई भी ऐसी भी चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको देखते हैं कि यूजफुल है कि नहीं है। जो भी चीज़ हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे सब यूजफुल ही पढ़ें। ये तो EFB के अनुसार हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग। तो आप इसको उतार लें और फिर मैं हट जाता हूँ। फिर उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। इस चैप्टर का थर्ड पार्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
बायोटेक्नोलॉजी का सिद्धांत क्या है? इसके अंतर्गत आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा आता है बायो प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल है ये क्या है, किस बेसिस पे काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किस बेसिस पे काम करता है, तो इसका पहला बेसिस जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, दूसरा जो है केमिकल इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेसिंग बोलते हैं इसको। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती क्या है, पहले आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा आती है बायो प्रोसेस यानी केमिकल इंजीनियरिंग। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बायो प्रोसेसिंग यानी केमिकल इंजीनियरिंग आती है तो आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग आती है। आपको जब भी एमबीबीएस में पढ़ाया जाएगा तो उसमें पहले ये पढ़ाया जाएगा, पहले आपको पढ़ाया जाएगा बायो प्रोसेसिंग केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाया जाएगी। केमिकल इंजीनियरिंग पहले क्यों पढ़ाया जाएगी हम इसको देखते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होती है, जैसे कि इसमें कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट में रखा जाता है। जैसे कि मान लो इकोलाई पे हम काम कर रहे हैं, इकोलाई से हम कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए बेसिकली कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा चीज़ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया पैथोजेंस है, अगर उसको इन्फेक्ट कर देंगे तो वो जो जिस पे आप काम कर रहे हैं वो चीज़ आपका बन नहीं पाएगा। अगर ऐसा ना हो कि अगर जो कोई चीज़ और बना रहे हैं कोई और बन जा रहा है, तो अगर इसमें क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, अगर थोड़ा सा भी लीकेज हो गया, थोड़ा सा भी कुछ प्रोडक्ट गया और कोई और प्रोडक्ट बन गया तो इन्फेक्शन क्या बहुत लार्ज अमाउंट पे नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि कोई भी और केमिकल जैसे कि लेबोरेटरी में हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसके अलावा जो बना रहे कोई और बन जाए। अभी हाल में आया था कोरोना, कोरोना देखो एक ये भी किया, कुछ और बनाना चाह रहे थे कुछ और बन गया, हालांकि इसके लिए भी ट्रीटमेंट यानी वैक्सीनेशन को बनाया गया, इसको भी ठीक किया गया। तो ऐसे ही कोई भी जिससे कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर इकोलाई कुछ भी किसी चीज़ के ऊपर कर रहे हैं कुछ बना रहे हैं तो उसके लिए कंटामिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हाथों में हम क्या करते हैं कि आजकल हमको पता है कि सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं। सैनिटाइजर बेसिकली यूज़ करने का क्या मतलब है कि अगर वायरस अगर इन्फेक्ट करेगा, वायरस की वाल क्या होती है इससे डिजनरेट कर जाएगी तो वैसे ही मर जाएगा। तो इस हाथों को स्टाइल करने के लिए हम सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हम करते हैं वहाँ पे यूवी रेज यानी कि यूवी रेज का प्रयोग करते हैं। यूवी रेज क्या करता है कि वहाँ पे जितने भी सारे बैक्टीरिया पैथोजेंस रहते हैं इन्वायरमेंट में उनको मारने का काम करता है। ऐसे भी अब बॉडी वॉडी को रखना होता है तो हम पहले से जो आते हैं ग्लव्स व्लव्स पहनते हैं और पूरी तन बदन को ढक लेते हैं, फिर उसके ऊपर काम करते हैं किसी कमरे में किसी हॉल में पर्टिकुलर उस पर वर्क करते हैं। तो उस इन्वायरमेंट को कंटेमिनेशन रखने के लिए हम पढ़ते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग में यही पढ़ाई जाती है कि उसको कंटेमिनेशन कैसे रखा जाए। अगर किसी जिससे मान लो कि टेबल है, टेबल पे वर्क कर रहे हैं तो उस पर से यूवी रेज डालते हैं ताकि वहाँ पे जो बैक्टीरिया पैथोजेंस वो मर जाए, किल हो जाए, फिर उस पर वर्क करें। तो वही है केमिकल इंजीनियरिंग यानी बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग आती है, बायो प्रोसेसिंग आती है, तो आपको जो है आसानी से जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आती है। अगर आप ये काम कर लेंगे तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कर लेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये तो इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल एंड कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट रखते हैं। इसमें बनाते क्या है, वैक्सीन हो गया, एंजाइम हो गया, एंटीबायोटिक्स, ये सब अगर बना रहे हैं तो इसके लिए कंटामिनेशन का होना जरूरी है। सोचो कि अगर आप एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, एंटीबायोटिक्स इन्फेक्टेड हो गया तो एंटीबायोटिक्स नहीं बन पाएगा, कुछ और ही बन जाएगा। एंजाइम्स हो गया, एंजाइम्स पर्टिकुलर एंजाइम इन्फेक्ट हो गया तो एंजाइम नहीं बन पाएगा। ऐसे ही है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, द टेक्निक अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए आरएनए इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दिस चेंज इन फिनोटाइपिक। कहने का मतलब यह है कि अगर हम जीनोटाइप को चेंज कर रहे हैं, डीएनए आरएनए को चेंज कर रहे हैं, जीनोटाइप को अगर जीन को चेंज कर रहे हैं तो फिनोटाइपिक भी चेंज हो जाएगा। फिनोटाइपिक कहने का मतलब होता है, जीनोटाइपिक कहने का मतलब होता है जीन में हम कोई भी चीज़ डिफेक्ट है जीन को निकाल करके उसको हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो फिनोटाइपिक का मतलब होता है, फिनोटाइपिक का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी बाहर की मॉर्फोलॉजी जो दिखती है आपको वो भी चेंज हो जाएगी।
अगर हम अंदर की छेड़छाड़ करेंगे, अंदर में जीन जीन को हम निकाल को सही ठीक करेंगे, अगर कुछ चेंज करेंगे तो बाहर भी फिजिकली सब कुछ चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आप इस चीज़ को डिफिनेशन को लिख लें, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी एनसीईआरटी में ये थर्ड टॉपिक दिए हुए हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि यू प्रोबेबली अप्रिशिएट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू ओवरऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली कहना क्या चाह रही है, कहना ये चाह रही है कि पुराने टाइम में, यानी कि इवोल्यूशन से पहले, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले होता क्या था। उस टाइम पे होता क्या था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, उसमें क्या होता था, जेनेटिक मटेरियल कंजर्व रहता था। यानी कि एसेक्सुअल का मतलब होता है कि सेम जो होती हैं बन तो जाती हैं स्पीसीज जो भी बनना चाहती है, लेकिन वो क्लोन देती हैं। सेम टाइप में जीव होते हैं, जैसे कि मान लो पेरेंट्स की जैसे हो गए वैसे बच्चे की भी होगी, उससे नेक्स्ट जनरेशन भी होगी। जेनेटिक मटेरियल कंजर्व रहता है, उसमें चेंजेस नहीं आते, वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं आता, तो उससे एकदम क्लोन रहते हैं, एकदम कॉपी रहते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल चेंज रहता है, जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है, नहीं कंजर्व रहता है, तो उसमें वेरिएशन नहीं आते, चेंजेस नहीं आते। चेंजेस नहीं आते तो उनमें इवोल्यूशन की प्रोसेस नहीं होती, इवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं रहती है, तो वो ख़त्म ही हो जाते हैं। एक टाइम पे ऐसा आता है, यानी कहेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन, बिल्कुल ही वैसा नहीं होता। तो कहने का मतलब उसमें इवोल्यूशन नहीं होता है। मेन बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन नहीं होता। अब एडवांटेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों दिया गया, क्योंकि नेचर ऐसा चाहती थी कि आगे चल के कोई भी चीज़ जो है इस एनवायरनमेंट को वेरिएशन आए, चेंजेस आए, वो सब सारी चीज़ें जो है नेचर लाना चाहती। तो नेचर ये सब लाने के लिए क्या किया कि मेल एंड फीमेल गेमेट को बनाया और उनको फ्यूज कराया आपस में। फ्यूज कराने से जो भी स्पीसीज जो भी जनजात बनी, उनमें आगे चेंजेस दिखे। चेंजेस दिखने से क्या होगा, उनमें इवोल्यूशनरी प्रोसेस चली और आज हम देखते हैं कि ह्यूमन कितना डेवलप कर गया। बेसिकली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से हुआ। तो इस एनसीईआरटी में जो दी हुई सेक्सुअल यू प्रोबेबली अप्रिशिएट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवरऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कहना यही चाह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन नहीं आते तो इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाती। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें होता क्या है, गैमेट के एक्सचेंजेस होते हैं। गैमेट के एक्सचेंज होने से जो होती है वेरिएशन आती है, चेंजेस आती है। नहीं जो आजकल गांव में देखते हैं, ये बोलते हैं कि
बच्चा किस पे गया है, पेरेंट्स पे गया है यानी मदर पे गया है या फादर पे गया है, ये चेंजेस देखते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आती है। यानी कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो पहले से आज तक हुई है सिर्फ इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वेरिएशन चेंजेस इवोल्यूशनरी प्रोसेस। एनसीईआरटी क्लाइंट बेसिकली यही बोलना चाहती थी। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यू एडवांटेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल। थर्ड जो टॉपिक है वो दिए हुए हैं। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? बेसिकली जो इसका यूज है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के ये प्लांट और एनिमल में करते हैं। इसमें एनसीईआरटी में दी हुई है कि जब हम इसका यूज करते हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन यानी कि एनिमल ब्रीडिंग में, जैसे कि कहें कि अनडिजायरेबल के साथ साथ डिजायरेबल जीन भी आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे काऊ है, काऊ अच्छी मिल्क देती है, उसको हमको और अच्छा बनाना है तो एक अच्छी ब्रीड लेंगे, उससे फर्टिलाइज करेंगे, फिर अच्छा मिल्क वाली गाय को प्रोड्यूस करेंगे, अच्छी मिल्क देगी। सोचो अगर ऐसा ना हो, अच्छी मिल्क वाली ना होए, कोई खराब कम दूध देने वाली गाय, उससे बछड़ा पैदा हो, उससे कम दूध दे। तो ये उसमें यही समझाया गया है कि एनिमल प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग में कि अनडिजायरेबल जीन के साथ साथ जो हम नहीं चाह रहे थे वो डिजायरेबल जीन भी आ गई, यानी वो चीज़ें आ गई। तो बस यही है इस टॉपिक में कि अनडिजायरेबल के साथ साथ डिजायरेबल जीन भी आ गई। बस ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली एनिमल ब्रीडिंग में हम ये जान समझते हैं। थर्ड जो टॉपिक है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जो थर्ड टॉपिक है, इसमें क्या क्या आती है? पहला आते हैं जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग का मतलब होता है एक ही जीन की बहुत सारी कॉपियां बनाना, इसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। थर्ड जो सेकंड जो है इसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट। रिकम्बिनेंट का मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ टू जीन्स, यानी कि अगर किसी को कॉपी बनानी है तो एक दूसरे से किसी जीन की कॉपी बनानी है तो एक दूसरे से निकाल करके एक दूसरे में जोड़ करके रिकम्बिनेशन। कहने का मतलब कम्बिनेशन ऑफ टू जीन्स, फिर किसी दूसरे यानी तीसरे होस्ट में उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। फिर
जैसे जैसे सेल डिवीजन होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है, सेम कॉपी होने के साथ साथ उसकी भी कॉपी हो जाती है, तो उसकी बहुत सारी कॉपी बन जाती है, इसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। ये अब इसके बाद जो टॉपिक है वही है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग को हम समझेंगे कि जीन क्लोनिंग कैसे करते हैं। तो सेकंड टॉपिक, इसके बाद जो टॉपिक है वही है। अब इसमें ये भी पढ़ते हैं कि अनडिजायरेबल के साथ साथ जो डिजायरेबल जीन्स आ जाती है, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग उसको सही कैसे किया जा सकता है। कोई भी अगर अनडिजायरेबल जीन है तो उसको विदाउट इंट्रोड्यूसिंग उसको सही किया जाए, यानी डिजायरेबल जीन को सही किया जाए, कैसे सही करते हैं तो हम देखते हैं इसके बाद। जीन क्लोनिंग,